तो बे सुनो, लास्ट जो अपना लेक्चर था उसके अंदर हम लोग मतलब ये सब चीज़ें जो जीओसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम देख चुके थे। हमने देख लिया था कि किस तरीके से बॉन्ड का फिजन होता है, किस तरीके से बॉन्ड्स टूटते हैं, किस तरीके से हम लोग कार्बोकेटायन कार्बन आयन का जनरेशन करते हैं या फ्री रेडिकल का जनरेशन करते हैं, वो दिखती कैसी हैं स्पीशीज़, इनके बारे में भी हम लोग बातें जो है वो कर चुके थे। तो यहाँ पर अब हमें ना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में समझना है। क्या समझना है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। देखो, तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में तो क्या करूँगा ना, मैं तुम्हें जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा सारे टॉपिक्स का कि इसमें आता क्या क्या है, कौन से टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। फिर हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को एक एक करके उठाएंगे और उसको क्या नाम से एक एक करके समझते हुए चलेंगे। और इसमें हर एक टॉपिक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात ध्यान रखना। ये तुम्हारे केवल यहीं पे काम नहीं आएगा, फर्दर जितने भी तुम चीज़ें पढ़ते जाओगे ना इस चैनल के ऊपर, वो सब धीरे धीरे यूज़ होती रहेंगी कहीं ना कहीं। तो बहुत ध्यान समझना इन चीज़ों को, ठीक है। तो जैसा कि नाम से तुम्हें पता चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन है और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहीं से। सपोज़ मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ कि भाई तुम्हारे पास में ए और बी, ये दो एटम्स है जो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि भाई इस बॉन्ड के अंदर, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अंदर दो एटम हैं, दो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, एक ए की तरफ और एक बी की तरफ। सपोज़ मैंने एक कंडीशन दे दी कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ए की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो उस केस में क्या होगा कि ए अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ खींचने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अपनी तरफ खींच रहा है तो उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और बी के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब डिस्प्लेस कर रहे हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से। किसकी तरफ? ए की तरफ। तो ऐसे ही इफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। अब देखो, ये क्या दो टाइप के होते हैं, ये होते हैं दो टाइप के। तो एक टाइप तो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट्स, नाम से पता चल रहा है कि भाई ऐसे इफेक्ट्स जो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये इफेक्ट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, मतलब मॉलिक्यूल जब तक एग्जिस्ट करने वाला है ना, तब तक ये वाले इफेक्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। और दूसरा होता है हमारे पास में टेम्पररी इफेक्ट्स। टेम्पररी इफेक्ट्स कौन से होते हैं भाई? ऐसे इफेक्ट्स जो केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस के प्रेजेंस में एग्जिस्ट करेंगे। अगर तुम इन्फ्लुएंस हटा दो तो वो इफेक्ट भी हट जाएगा। तो हम इसको पहले ना समझने की कोशिश करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले ना इनको लिख लेते हैं, टेम्पररी इफेक्ट्स की में कौन कौन आता है उनको, और परमानेंट इफेक्ट में कौन कौन आता है उनको लिख लेते हैं। तो जैसे अगर तुम परमानेंट इफेक्ट को देखो तो सबसे पहला जो आता है नाम, वो आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, इनका मतलब क्या है ये तो मैं तुम्हें बोल ही रहा हूँ कि इनको हम ना एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, हर एक टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन होगा, उनके लिए अलग अलग लेक्चर ही बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड ज़रूरत है इसमें पढ़ने की, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो यूज़ आती रहेंगी हमारे लिए। पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट में एक चीज़ ध्यान रखना कि इट इन्वॉल्व्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तुम्हें हो सकता है कोई ऐसे ही पूछ ले, बाकी हम जब डिस्कस करेंगे तब तो हम देखेंगे। दूसरा हमारे पास में होता है मीज़ोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है? मीज़ोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम ना एम से भी डिनोट करते हैं। इसका एक और नाम होता है इस इफेक्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, तो जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसको हम लोग लिखते हैं आर। ठीक है, तीसरा हमारे पास एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सब क्या है, इनका डिटेल डिस्कशन ही करना पड़ेगा वरना कोई फ़ायदा नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग एच से डिनोट कर देंगे। और टेम्पररी में हमारे पास आता है एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या आता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। अच्छा हाँ, मीज़ोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड। ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। कैसे मूव होते हैं वो हम आगे देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल और पाई स्टार ऑर्बिटल। ठीक है ना, कैसे होगा, किस तरीके से नहीं होगा, वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो तुम सिंपल इतना लिख लो, बाकी हर एक टॉपिक में जो है वो समझाया जाएगा। तो पहले तो मतलब समझते हैं कि परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट का मतलब क्या हुआ। देखो भाई,
परमानेंट इफेक्ट का क्या मतलब है? देखो, जैसे सपोज़ कि मेरे पास में ये कार्बन की चेन थी और उसके आगे एक ग्रुप लगा था G, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि सपोज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ G जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C, सपोज़ दैट, ये मैंने कंडीशन दे दी। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई G जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, G के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, C पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो जब तक ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तब तक G के ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो G है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मतलब G जो है ना वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ही खींचेगा। तो जब भी मैंने G का बॉन्ड बनाया ना कार्बन की चेन के साथ में, तो वो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का ही काम करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड, मान लो मैं एक दूसरी कंडीशन ले लूँ, जैसे टेम्पररी इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं, तो मेरे को एक दूसरी कंडीशन लेनी पड़ेगी। जैसे सपोज़ मेरे पास ए का बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ए का बॉन्ड बना हुआ है। अब मुझे पता है कि यार दोनों अगर एटम सेम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सपोज़ मैं इसके पास में कोई, तो बताओ एक चीज़ बताओ, अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो क्या इनके अंदर कोई चार्ज सेपरेशन होगा? नहीं होगा। डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कोई चार्ज डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है या चार्ज सेपरेशन नहीं होने वाला है। अब मान लो कि मैं कोई एक्सटर्नल चार्ज को लेके आऊँ, सपोज़ मैं एक नेगेटिव चार्ज को इन दोनों के पास में ले आया, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो ए हैं उनके अंदर ये जो बॉन्ड है बीच में, ए का जो बॉन्ड है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? वो पोलराइज हो जाएगा। कैसे पोलराइज होगा? कि इस नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से पास वाले ए के ऊपर तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूर वाले के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा। अब दूर वाले पर डेल्टा नेगेटिव ही क्यों आया, डेल्टा पॉजिटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें पता है कि भैया लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज और डेल्टा नेगेटिव एक दूसरे से कैसे होंगे? दूर दूर होंगे, और नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास पास होंगे। तो इस इफेक्ट को हम लोग टेम्पररी इफेक्ट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? जब तक ये एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज लेके आया, मैं एक्सटर्नल चार्ज जब तक है तब तक तो ये चार्ज का सेपरेशन हुआ। जैसे ही मैंने इस नेगेटिव चार्ज को हटाया वैसे ही चार्ज सेपरेशन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो नहीं था, बट जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स आया तब तक हमने बोला कि एक चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट किया। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल सोर्स को हटाया वैसे ही चार्ज सेपरेशन भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसी को इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं। मतलब ये किसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, किसके ऊपर के ऊपर डिपेंडेंट है? ये एक एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उनको डिटेल जो है डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू।